हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे फ्रेम हुआ, कहाँ से इसके रूट्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस के रूट्स कहाँ पर हैं, हमारी हिस्ट्री में हैं और ब्रिटिश रूल में है, ये हमें पता चल गया है। उन्होंने भारत को रेगुलेट करने के, रूल करने के लिए जो भी लीगल फ्रेमवर्क बनाया, उसका बहुत बड़ा इम्प्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर है। और हमें जानते हैं कि बहुत बड़ा भाग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। हमें पता है कि 1600 में अंग्रेज़ भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, मतलब के नाम से, और उन्हें यहाँ ट्रेडिंग करनी थी। बेसिकली 1600 से लेकर के 1764 तक वो एक ट्रेडिंग कंपनी ही रहे। लेकिन 1764 में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर में क्या करते हैं, भारत की तीन तीन बड़ी शक्तियों को पटक के मारते हैं, जिसमें कि आपका मुगल एम्परर भी था, नवाब ऑफ बंगाल भी था और आपका अवध नवाब भी था। तो उन्हें ये पता चल गया कि इनके पास बहुत बड़ी भीड़ तो है, फौज तो है, लेकिन इनके पास हमारे जैसा एक वेल प्लान्ड और वेल ट्रेंड ना तो आर्मी है और ना ही इंडिया में यूनिटी है। तो उन्हें लगा कि इतनी आसानी से इतनी छोटी आर्मी के साथ हमने इतने बड़ी पावर्स को इंडिया के हरा दिया है, तो अब हमारे पास यहाँ टेरिटोरियल पावर बनने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद हमें टैक्सेस भी किसी को देने नहीं हैं, हम जितना मर्जी एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर भारत में क्योंकि बहुत बड़ी संभावना थी व्यापार की, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो विश्व प्रसिद्ध थी और विश्व में कहीं नहीं मिलती थी, यहीं मिलती थी। तो उन्हें ये हुआ कि भाई ठीक है, अभी तो हमें इन्हें टैक्सेस देने पड़ते हैं और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो क्यों ना हम ही पूरा जो है कंट्री पर ही कब्जा कर लेते हैं। और ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इन पर कंट्रोल करना तो बहुत आसान है। तो इस तरह से उन्होंने 1764 में जब तीनों को हरा दिया, तो 1765 में उन्होंने मुगल बादशाह जो था उससे दीवानी ले ली, कहाँ की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। अब वो ट्रेडिंग के साथ में क्या हुआ, टेरिटोरियल पावर भी बन गई। कंपनी टेरिटोरियल पावर बन रही थी और कंपनी के जो बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे एम्प्लॉय तक इंडिया में, क्योंकि इनका सिक्का चलता था, इनका डर था, लोग इनको रिश्वत देते थे, सब चीज़ें, तो काफ़ी पैसा कमा रहे थे। पैसा कमा रहे थे तो जब ये लोग लंदन वापस जाते थे तो वहाँ के लोगों को लगता था कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। अब वहाँ पर बैठे लोगों ने वहाँ की सरकार के ऊपर दबाव डालना चालू किया, जो भी बड़े लोग रहे होंगे, कि भाई इनके ऊपर जो है अब कुछ रेगुलेट करो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितना भी कंपनी रूल का टाइम था, आप ये देखेंगे 1773 से 1858 तक कंपनी का रूल था। 1858 में क्राउन आ गया था। तो जब तक कंपनी का रूल चलेगा तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। अब रेगुलेट करने की कोशिश जब करेगी तो सबसे पहले उसने क्या लाया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया 1773 का। इसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जब तक वो कंपनी को रेगुलेट कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो क्या करती जा रही है, सेंट्रलाइज करती जा रही है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। ये कैसे पता चलता है, रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे आप 1773 का, तो उसमें क्या किया, 3 प्रोविंसेस के गवर्नर थे, बंगाल का, मद्रास का, बॉम्बे का। उन्होंने क्या किया, क्योंकि बंगाल से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, उनके लिए बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट था। बंगाल के ही दम पर उन्होंने भारत में और बाकी सारी लड़ाइयाँ भी जीती थी, फ्रेंच से या किसी से भी। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल को कैप्चर किया था, तो बंगाल उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो बंगाल के गवर्नर को उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया और उसको एक काउंसिल दे दी और 4-5 मेंबर दे दिए कि भाई 4 मेंबर दे दिए कि इसको असिस्ट करो। और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स हैं उनको सबॉर्डिनेट कर दिया। और क्या किया कि अब भाई जो एम्प्लॉयज़ थे उनको ये बोल दिया कि भाई तुम लोग ये क्या बोलते हैं, रिश्वत वगैरह नहीं ले सकते और प्राइवेट ट्रेड में नहीं जा सकते। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर धीरे धीरे उन्हें टाइट करना था। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को कौन चलाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्या कर दिया कि भाई तुम्हें जितना रेवेन्यू हो रहा है और जितना भी तुम्हारे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स हैं जो तुम अभियान चला रहे हो यहाँ पर, वो सारे तुम रिपोर्ट करोगे। इसके बाद में और कैसे कंट्रोल किया, तो फिर उन्होंने लेकर के आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ले आए और कंट्रोल करना है 1784 में। इसमें उन्होंने क्या बोला कंपनी को, कि कंपनी के पहली बार उन्होंने कंपनी के जो फंक्शंस थे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो उसका कमर्शियल था, जिसके लिए बेसिकली वो वहाँ से आज्ञा पत्र लेकर के आए थे। आज्ञा पत्र माने कि आपका चार्टर, रॉयल चार्टर जो लेकर के आए थे। तो उन्होंने कहा कमर्शियल फंक्शन तो तुम्हारे यहीं, पर तुम लोग तो यार पॉलिटिकल फंक्शंस में भी हो ना, तो ऐसा करो कि कमर्शियल फंक्शंस देखेंगे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स माने कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखो तुम कमर्शियल फंक्शंस। और पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब उनके ऊपर भी कंट्रोल के लिए उन्होंने एक और बॉडी बना दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सारा का सारा सिविल और मिलिट्री जो ऑपरेशंस हैं वो सारा का सारा ये देखेगा। और ये सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल उसको देखेगा। पॉलिटिकल जो भी है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, मतलब चाहे वो पॉलिटिकल से मतलब हो गया
कि चाहे वो सिविल अफेयर्स हैं या मिलिट्री अफेयर्स हैं, वो पूरा ही देखेगा। और इसी को जो है, अब क्योंकि क्या हो गया इंडिया में, दो दो बॉडीज़ आ गई हेड, तो इसी को क्या बोल दिया गया, इसी को जो है हमारे यहाँ डबल गवर्नमेंट बोला गया, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, द्वैध शासन। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि डुअल गवर्नमेंट का कहाँ से शुरू हुआ इंडिया में, द्वैध शासन कहाँ से शुरू होगा, तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 से शुरू हुआ था। और इसके और एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहना चालू कर दिया कि जो भी तुम्हारी टेरिटरीज़ हैं, कंपनी की नहीं है वो टेरिटरीज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेरिटरीज़ हैं। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि कंपनी की जो भी टेरिटरीज़ थी, कंपनी की टेरिटरीज़ को फर्स्ट टाइम इसमें बोला गया था ब्रिटिश पोजेशन। तो अब कंपनी का जो है ना, एक तरीके से पॉलिटिकल अफेयर्स में से रोल ख़त्म होता जा रहा था, गवर्नमेंट ही आ जा रही थी। अब इसमें और क्या फाइनली और कैसे इसको सेंट्रलाइज किया, पहले हमने देखा कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को, और बाकी दोनों को सबॉर्डिनेट बना दिया। लेकिन जो सबॉर्डिनेट बनाया था उसमें लेजिस्लेटिव पावर नहीं ली गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट में सबॉर्डिनेट बना दिया था। ठीक है, अब यह और क्या एक्ट आया, फिर चार्टर आ गया 1833 का, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया और सेंट्रलाइज कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और ये एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई थी फर्स्ट टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया था इंडिया में। और इसके अंडर में क्या था कि सारा का सारा अथॉरिटी, एंटायर जो टेरिटोरियल एरिया था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, सारा इसके अंडर में आ गया था। और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, बेंटिक। बेंटिक था। अब अभी तक क्या है, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर थी, अब उनको क्या कर दिया, उनकी लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली। यानी बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर थे उनको क्या कर दिया, डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। मतलब अब बेचारे कानून भी नहीं बना सकते, वो सारा कुछ सेंट्रलाइज करते चले जा रहे हैं। पहले सबऑर्डिनेट बनाया था, अब उनकी ताकत भी छीन ली कानून बनाने की। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अब क्या कर दिया कि, और क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले हमने देखा था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में उसको कमर्शियल बॉडी बना दिया था, और अब क्या कर दिया, उसकी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी। कमर्शियल एक्टिविटी भी अब धीरे धीरे अंग्रेज़ अपने पास हैंड ओवर ले रहे हैं, आप देखेंगे एक तरीके से। इसकी कमर्शियल एक्टिविटी भी ख़त्म कर दी, और इसको क्या कर दिया कि भैया तुम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया बस। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया था ओपन सिस्टम, ओपन कंपटीशन लाने के लिए सिविल सर्विसेज के लिए, बट उसे क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेचारे, उनके पास लास्ट ऑप्शन यही था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे इन लोगों को, सिविल सर्वेंट्स को, तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, उन्होंने विरोध किया, वो अपने भाई भतीजावाद के थ्रू लगवा देते थे ये जॉब। तो उनके रेजिस्टेंस की वजह से फिर इसको एक तरीके से मतलब इफेक्टिव नहीं हो पाया, ओपन कंपटीशन कर दिया था सिविल सर्विसेज के लिए, मतलब करने की कोशिश की गई थी बट हटा लिया गया बाद में। लास्ट जो चार्टर आया था कंपनी के टाइम पर, वो क्या आया था, वो समझ लीजिए आप कि एक तरीके से ब्रिटिशर्स अपने आने के पहले की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। तो उनके यहाँ क्या होता था, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता था, एक एग्जीक्यूटिव होती थी, एक लेजिस्लेचर होती थी। तो अभी इंडिया में क्या था कि जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव है वही एग्जीक्यूटिव है और वही लेजिस्लेचर है। लेकिन फर्स्ट टाइम इसमें क्या बोला गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और जो उसकी काउंसिल है उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग अलग करके देखा गया। पहली बार ऐसा मतलब उसको मान्यता मिली कि इसके दो अलग अलग फंक्शन हैं। और
6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए जिनको लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया। और इस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो इसकी बनी उसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। ये जो लेजिस्लेटिव विंग था ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह से काम करता था। ब्रिटिशर्स अपने आने से पहले सारा कुछ सिस्टमेटिक कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे। और ये जो उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें वही प्रोसीजर अपनाया जाता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनाया जाता था। और इसमें क्या किया गया, ओपन कंपटीशन अब लाया गया। ओपन कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, अब हम देखते हैं ये लाया गया। इसके लिए इसमें इंडियंस के लिए भी अब अपॉर्चुनिटी थी। और इसी के लिए ये काम करने के लिए क्या अपॉइंट किया गया था, मैकॉले कमिटी। मैकॉले मैकॉले कमिटी अपॉइंट कर दी गई थी 1854 में। कंपनी का रूल तो एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन पीरियड वाज नॉट स्पेसिफाइड। इससे क्या पता चल रहा है कि एनी टाइम ब्रिटिशर्स में कम, माने क्राउन में कम, ब्रिटिशर्स तो यहीं हैं। और क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया गया। ऐसा कोई चुनाव नहीं होता था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई चुनाव हो रहा है, बट ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया इन इंडियन, जो अभी ताज़ा बनी थी, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें कि 6 नए मेंबर्स आए थे। तो उन 6 में से 4 मेंबर्स जो हैं वो वर अपॉइंटेड बाय लोकल यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के द्वारा। कहाँ की, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। क्योंकि अब ये सिर्फ बंगाल में नहीं सीमित थे, 1853 में तो उनके पास बहुत बड़ी टेरिटरी आ गई थी। इसके बाद में हमें पता है कि सेपॉय म्यूटिनी होती है, उसके बाद में क्राउन रूल आ जाता है। तो क्राउन रूल हमारा चलता है 1858 से 1947 तक, 1947 तक। ये लोग क्या करेंगे, ये इंडियंस को कंट्रोल करेंगे। पहले क्या इंडियंस को कंपनी कंट्रोल करती थी और ये लोग कंपनी को कंट्रोल कर लेते थे, अब ये इंडियंस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले क्या है, इन्होंने सबसे पहले तो इन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही करना है ना, पहले तो कंपनी के थ्रू चल रहा था। तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया, उसमें तो इन्होंने ये किया कि कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय बना दिया। वायसराय मतलब कि क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। और पहला वायसराय बना दिया था इन्होंने किसको, कैनिंग को। तो गवर्नर जनरल को बना दिया वायसराय, ठीक है। तो भैया वायसराय से पूरे इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। दूसरे, अब इंग्लैंड में कैसे किया जाएगा, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट का कैसे कंट्रोल रहेगा। इंग्लैंड में क्या कौन बैठेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसको भी एक 15 मेंबर की काउंसिल दी जाएगी, क्योंकि भाई हेल्प तो उसे भी चाहिए, अकेले तो करेगा नहीं। 15 मेंबर काउंसिल दे दी जाएगी उसे, वो वहाँ पर बैठेगा। ये काउंसिल जो है ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होगी, चलेगी सिर्फ सेक्रेटरी की, क्योंकि सेक्रेटरी जो होगा वो बेसिकली चेयरमैन होगा, चेयरमैन ऑफ काउंसिल वो होगा असल में। और क्या है, अब क्योंकि डायरेक्टली क्राउन ही आ गया है, तो ना तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत है, ना ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। तो इन दोनों को ख़त्म कर दिया, ख़त्म, एंडेड। अब
जो इंडियन गवर्नमेंट में जो भी कोई चेंजेस नहीं किए गए, इंडियन गवर्नमेंट जैसे चल रही थी वैसे चल रही थी। पहले तो उन्होंने अपना सिस्टम सही किया कि हम कैसे इंडिया पर कब्जा रखेंगे अपना, कैसे यहाँ का सारा जो भी है कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे कौन रिपोर्टिंग करेगा, वो सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद में क्या हुआ, इन्हें 1858 में ये पता चल गया था कि भाई हमें 1857 की सेपॉय म्यूटनी में कि इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ मेकिंग में रखना पड़ेगा। दो रीज़न से, एक तो जो उनके पावरफुल लोग हैं उनको अगर हम रखेंगे तो उनको ये लगेगा कि गवर्नमेंट में हमें शेयर दिया हुआ है, तो एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ रहेगी। तो ऐसा थोड़ा लालच दे करके, थोड़ी इज्जत दे करके, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें होती है ना, तो वैसे ही कि कुछ बड़े लोगों को तो मिला के अपनी साइड रख लो, वो भी कहेंगे कि हाँ भाई अंग्रेज़ बहादुर ने हमको अपनी जो है काउंसिल में रखा हुआ है। और दूसरा, इंडिया की सभ्यता संस्कृति या किस चीज़ में हाथ डालना है, किस चीज़ में नहीं डालना है, वो भारत में कोई सुधार नहीं करने आए थे, उन्हें तो भारत से ज़्यादा धन कमाना था, तो उस चीज़ में हाथ नहीं डालते थे जिस चीज़ को ज़्यादा समाज सुधार करने के चक्कर में उनको उल्टा दांव पड़ जाए, उनको नुकसान हो जाए। उसी चीज़ में वो लॉ बनाते थे और इसी तरह से बनाते थे कि उनका शासन चलता रहे, उनके शासन को प्रॉब्लम ना हो, वो इंडिया के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करते रहें। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं इंडिया में आए थे सुधार करने आए थे, तो उनकी मूर्खता है, वो इतनी दूर सुधार करने नहीं आए थे। सुधार करना होता तो अपने देश में कर सकते थे। तो वो उन्हीं चीज़ों में लॉ बनाते थे। तो ये बड़े लोगों से वो इस चीज़ में सलाह लेते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा जमींदार दूसरे, इनको अपने साथ रखने से ये भी होता था कि भाई ठीक है, जो लॉ मेकिंग है जो भी है वो आगे अपने लोगों को कन्विंस कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इनका बहुत डिटेल में इनकी वर्किंग होती थी। अभी भी हम देखेंगे तो हम आज तक स्टडी कर रहे हैं, लेकिन तब भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत हम समझ नहीं पाए हैं इनका जो भी पूरा प्रोसेस था। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जब इंडियन काउंसिल बना दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो शुरू में इन्होंने क्या किया, इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर अपने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखना चालू कर दिया। ठीक है, तो जो इसी के लिए इन्होंने क्या किया, काउंसिल एक्ट बनाए। सबसे पहले 3 काउंसिल एक्ट बनाए थे। कौन कौन से? इंडियन काउंसिल एक्ट का मतलब समझ गए, वो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये रखते थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट बनाए इन्होंने 1861। अब आप देखो कितने कितने दिनों में चेंजेस करते हैं। 1892, 31 साल बाद। 1909, 17 साल बाद, क्योंकि अब लोग ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं तो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पार्टीज बन गई तो जल्दी जल्दी चेंजेस करने पड़ रहे हैं। पहले क्या 1861 में थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इतना ज़्यादा डिमांड नहीं करते थे, इतना ज़्यादा दुनियादारी के बारे में उन्हें पता नहीं था, उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं, उनके क्या राइट्स होने चाहिए, उन्हें पता नहीं था। तो 1892, 31 साल इन्होंने ऐसे ही गुजार दिए। लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए 1909 आते आते, तो अब 17 साल में चेंजेस करने पड़ रहे हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी चेंजेस करने पड़ेंगे, 1919 में लॉ लाना पड़ेगा। उसके बाद सीधे फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा, उसके बाद तो फिर स्वतंत्रता ही आ जाती है। लेकिन शुरू में ये बहुत धीरे धीरे सुधार इन्होंने किए। अब जो काउंसिल एक्ट 1861 आया, उसमें क्या आया, अब इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए था, इसीलिए उसको ये पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन के थ्रू इन्होंने तीनों एक्ट बनाए थे। पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कि जो इनमें से स्ट्रॉन्ग जितने भी फैक्शंस हैं, सेक्शंस हैं, उनको अपनी साइड कर लिया जाए। अब 1861 वाले में इन्होंने क्या किया कि लॉ मेकिंग में इंडियंस को एसोसिएट करना चालू किया, और वायसराय को ये बोला गया इस एक्ट में कि वायसराय को क्या करना है, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करना है एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल में। तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, नॉमिनेट कर लिया 3 इंडियंस को, जैसा कि हमें पता है पावरफुल इंडियंस को ही करना था। तो राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, इनको एसोसिएट कर लिया। उसके बाद में क्या कर दिया कि अब क्या हुआ, जब कंपनी रूल आया तो इसने क्या किया, फिर डिसेंट्रलाइज करना चालू किया, क्योंकि इसने कुछ भाई अब गवर्नमेंट चलानी है तो एक सेंट्रल लेवल पे देखेगा, फिर राज्यों को देखने के लिए अलग अलग लेवल पर लोग चाहिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दी। पहले क्या कर रहे थे, कंपनी रूल में सेंट्रलाइजेशन और अपने रूल में डिसेंट्रलाइजेशन। इतना डिसेंट्रलाइजेशन किया कि 1937 तक प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई थी, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में उनके। तो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया कि रिस्टोरिंग जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मैड्रास प्रेसिडेंसी की, जो पहले उनसे ले ली गई थी 1833 में,
वो रिस्टोर कर दी। ठीक है, और क्या होता है इसमें, क्या हुआ, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुछ कर दी। ऐसे ही लेजिस्लेशन में काउंसिल्स में ही सुधार कर रहे थे, तो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुछ बना दी। वो पढ़ सकते हैं आप पीछे कौन कौन सी बनाई थी। और वायसराय को क्या कर दिया गया, सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वायसराय को ही बनाया गया था, ये सबको पता ही है, क्योंकि वो क्राउन के लिए काम करता था, डायरेक्टली उसके अंडर में था। तो वायसराय को क्या कर दिया, एम्पावर कर दिया। किसके लिए, टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर, जो आज राष्ट्रपति करता है हमारी संसद के लिए, टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। और फर्स्ट टाइम इसमें रिकॉग्निशन दिया गया, किसको, रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम। हालांकि कैनिंग ने 1859 में ही ये पोर्टफोलियो सिस्टम ले आया था, पर इस एक्ट ने, काउंसिल एक्ट ने 1861 के उसे पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे आज मंत्रालय दिए जाते हैं, उसको जो है रिकॉग्नाइज कर लिया। तो जैसे किसी को पोर्टफोलियो दे दे माइनिंग, तो माइनिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी को दे दे एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए उसका पोर्टफोलियो हो गया, वो उसके लिए जिम्मेदार है। ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता था। और क्या कर दिया, एक इंपॉर्टेंट पावर जो आज भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास है, तो ये यहीं से ड्रॉ किया गया है सब कुछ, कि राष्ट्रपति के पास ये पावर रहेगी, ये रहेगी, तो ये उनके तरीके से जो हमने एक्वायर किए हैं। वायसराय को क्या पावर मिल गई, वायसराय एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस, इशू ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था विदाउट कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिना उससे सलाह मशवरा किए वो डायरेक्टली ऑर्डिनेंस, जिसकी लाइफ होती थी 6 मंथ, 6 महीने। फिर आ गया काउंसिल एक्ट ऑफ 1890, 1892। अब इसमें क्या कर दिया, फिर एक लॉलीपॉप की, भाई ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, यानी एडिशनल मेंबर्स जो वायसराय की काउंसिल में थे, तो उनको जो है उसकी एक्सपेंडेड काउंसिल के, उनको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स में इंक्रीज कर दिया इनका नंबर, बट ऑफिशियल मेंबर्स ये इंश्योर किया गया कि आर ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और अपनी ऑफिशियल की मेजॉरिटी उनको रखनी ही रखनी थी। थोड़ा सा और क्या कर दिया, जब लोग कहने लगे भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास तो कोई हक ही नहीं है, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव तो बहुत पावरफुल है, जो मर्जी करता है, तो क्या कर दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या दे दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा सा और पावरफुल बना दिया, और उसको क्या दे दिया, गिवन पावर टू डिस्कस बजट। अब वो बजट डिस्कस कर सकता था। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अभी तक कुछ नहीं कर सकती थी, खाली कानून बना सकती थी, वो भी पता नहीं क्या ही बनाती हुई। एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, भैया बड़ा एहसान है। और क्या किया कि वायसराय जो है वो नॉमिनेट कर सकता है सब कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में
पर किसकी रिकमेंडेशन पर? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पर वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स दो लोगों के रिकमेंडेशन पर वायसराय नॉमिनेट कर सकता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है कुछ लोगों को, किसके रिकमेंडेशन पर? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। ये सारे थोड़े पावरफुल सेक्शन से, तो इनको थोड़ा सा ये देना था कि हाँ भाई ठीक है, आपके रिकमेंडेशन पर हम ये सीटें जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम ये फिलअप कर रहे हैं। देखिए, तो एक तरीके से इलेक्शन का इनडायरेक्ट प्रोविजन 1892 वाले काउंसिल एक्ट से हम स्टार्ट होता हुआ देख रहे हैं। बट इसको इलेक्शन नहीं बोला गया, इट वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट्स आने चालू हो जाएंगे। वो क्या है? हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, है ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसने क्या कर दिया? सबसे पहले तो जो इंडियंस की डिमांड थी बेसिकली वो थोड़ी थोड़ी सी हर बार उनको लॉलीपॉप मिलता था, वही चीज़ है कि इसने क्या कर दिया? एक तो साइज जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, वो काफ़ी बढ़ा दिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है वो हो गए 16 से 60। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी उसके यूनिफॉर्म नहीं थे मेंबर्स, अलग अलग प्रोविंसेस के अलग अलग थे, बट बढ़ा दिए गए थे। ठीक है। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो पुरानी वाली चालाकी चलती रही। इसमें क्या किया गया? रिटेन किया गया ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी को। ठीक है। बट एक छूट ये दे दी गई कि प्रोविंसेस में, प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, दे वर अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। ये चीज़ हुई। थोड़ा सा और डेलिबरेटिव फंक्शंस बढ़ा दिए गए कि भाई ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के थोड़े से और राइट्स बढ़ा दिए गए। उनको क्या कर दिया गया कि भाई आप जो है अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हैं, और रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं बजट के ऊपर। इस तरह के छोटे छोटे से और राइट्स दे दिए गए। अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, ईटीसी को ईसीटी लिख रहा हूँ, ईटीसी। अभी तक इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि 1862 में और 1861 में सॉरी और 1892 में इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो जगह मिल गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह नहीं मिली थी। तो फर्स्ट टाइम इंडियंस एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। अभी तक एग्जीक्यूटिव यानी सरकार में एक तरीके से नहीं लिया जाता था। एंड गवर्नर्स कहाँ थे? प्रोविंसेस में थे। वायसराय सेंट्रल लेवल पर था। पहला इंडियन हमें पता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो कि वायसराय की फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी सेंट्रल लेवल की सरकार में ये पहले इंडियन थे जो
शामिल हुए थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल। अब मॉर्लेमेंटो कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें एक और चीज़ फर्स्ट टाइम हुई थी, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, इसी में अप्लाई किया गया कानूनी तरीके से। कैसे? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। क्या किया गया कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट डालेगा और कोई नहीं डालेगा, तो ये चीज़ इसमें कर दी गई। और बाकी जो प्रोविजंस थे वो आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। और फिर इसके बाद में आता है, अब ये काउंसिल एक्ट खत्म हो गए, अब आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब आप देखेंगे इंडियन पॉपुलेशन को, इंडियन पब्लिक को कंट्रोल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। पहले क्या था, कंपनी रूल में किसको कंट्रोल कर रहे थे? कंपनी को। अब क्या करेंगे, ये करेंगे और धीरे धीरे क्या है, बांटो और राज करो वाली अपनी नीति को आगे बढ़ाएंगे, सेपरेट जो है इलेक्टोरेट देने वाली को। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम क्या कहते हैं? और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद में होता क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में। हम ही देखेंगे कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करती है इंडिया की पब्लिक को डिवाइड करते रहने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करती है अपनी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की, और 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया गया कि सेंट्रल कंट्रोल जो था प्रोविंसेस के ऊपर से थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया और उनके सब्जेक्ट्स डिमार्केट कर दिए गए कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट जो है प्रोविंसेस करेंगे, सेंट्रल पर सेंटर करेगा। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसे ही डायरकी इन स्टेट्स बोला गया। बाई कैमरलिज्म यानी दो सदनीय व्यवस्था जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, पहली बार जो है डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम आया और मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से चूज होने लगे। और ये भी कंपलसरी कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम जिसे कह सकते हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को रखा जा रहा था, अब पहली बार ऐसा हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं, पहली बार ऐसा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखने का तो 1909 में ही हो चुका था जब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को रखा गया था। बट अभी जो है ये कंपलसरी कर दिया गया कि 3 मेंबर जो है वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस ही रहेंगे सिवाय कमांडर इन चीफ के। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि उनकी पॉलिसी थी उसे एक्सटेंड कर दिया। पहले सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, अब सिखों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को भी दे दिया गया। फ्रेंचाइज जो है वोटिंग राइट वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को दिया गया डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन, ईटीसी। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, एक 1919 के एक्ट में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हाई कमिश्नर का ऑफिस स्टेब्लिश किया गया और उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कुछ फंक्शन जो अभी तक वो करता था वो उसको ट्रांसफर कर दिए गए, हाई कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिए गए। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया क्योंकि इसी एक्ट में ये बोला गया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करना होगा सिविल सर्विस के रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसी के बेसिस पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इस्टेब्लिश किया गया। बजट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल बजट को, प्रोविंशियल बजट को अलग अलग कर दिया गया और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को ये राइट दिया गया कि वो अपना बजट इनेक्ट कर सकते हैं। और ये कहा गया कि अपॉइंटमेंट होगा एक स्टैट्यूटरी कमीशन का जो इंक्वायर करेगा कि ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसा काम कर रहा है इंडिया में आफ्टर 10 ईयर्स। 1929 में एक्चुअली इसको आना था, या वैसे इनेक्ट तो 1921 में हुआ था 1919 का एक्ट, तो इस हिसाब से 1931 में आना था, बट वैसे भी हम देखें 1919 के हिसाब से 1929 में आना था, बट 2 साल पहले ही साइमन कमीशन आ गया क्योंकि इसमें और भी उनकी छुपी हुई कुछ चाल थी, उनकी वर्किंग हो गई होगी, तो उसी बेसिस पे वो 2 साल पहले ही आ गए अंग्रेज सारे, जिसका बड़ा विरोध हुआ भारत में। तो अभी साइमन कमीशन क्या था, ये नवंबर 1927 में आया, सारी पार्टीज़ ने बॉयकॉट किया अंबेडकर और पेरियार को छोड़ करके। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में, जिसमें इसने कहा कि डायरकी का एबोलिशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन होना चाहिए प्रोविंसेस में, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट में इसने कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात नहीं की। और इसने बोला कि एक फेडरेशन बननी चाहिए ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स की, यानी उनको मिला करके एक संघ बनाया जाना चाहिए, और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करने का, इस तरह के कई सारे सुझाव दिए।
अब इसके बाद में इस प्रपोजल को अब कंसिडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश इंडिया के, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के। इन डिस्कशंस के बेसिस पर व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर किया गया और उसको सबमिट कर दिया गया कंसिडरेशन के लिए जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। अब जो रिकमेंडेशंस आई कमेटी की, जॉइंट कमेटी की, उनको इनकॉर्पोरेट करके कुछ चेंजेस के साथ में नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बना दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया वो काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज भी वो काफ़ी कुछ उसी के ऊपर बेस्ड है। उसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। उसके जो मेन फीचर्स थे वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इसमें एक तो प्रोविजन ये था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना है प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके। और इस एक्ट ने क्या किया कि जो पावर्स थी सेंटर और यूनिट की, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, फेडरल लिस्ट जो उस समय थी वो आज हमारे यहाँ यूनियन लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट हमारे यहाँ स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट तो कॉन्करेंट लिस्ट ही है। तो इस तरह से 3 अलग अलग सब वो एक कैटेगरी बना दी गई कि जैसे फेडरल लिस्ट पर कानून सेंटर बनाएगा, प्रोविंशियल लिस्ट पर प्रोविंसेस बनाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं। पर अगर दोनों ने एक साथ बना दिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, तो जो फेडरल वाला बनाएगा कानून वो प्रिवेल करेगा। रेजिड्यूरी पावर दे दी गई वायसरॉय को। और पर ये जो फेडरेशन है ये कभी बना ही नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स कभी भी इस संघ में नहीं आना चाहते थे। वो अपना सोचते थे कि हम जो इंटरनल हमारी ऑटोनॉमी है वो भी चली जाएगी। इसने प्रोविंसेस में डायरकी एंड कर दी और जो है वो उसकी जगह पर उसने स्टेट्स में जो है वो स्टेट्स तो प्रोविंसेस ही थे, तो प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है इंट्रोड्यूस की और डायरकी वहाँ से उसको एंड कर दिया, डायरकी ख़त्म कर दी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब राज्यों को काफ़ी आंतरिक स्वतंत्रता दे दी गई कि अपना लेजिस्लेचर करना, अपना खुद को रूल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसकी काफ़ी स्वतंत्रता दे दी गई। और 1937 में तक हम ये कह सकते हैं, हमने पहले देखा था, इंटरनल ऑटोनॉमी मिल गई थी प्रोविंसेस को काफ़ी ज़्यादा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसके लिए कहा गया था 1935 में, प्रोविंसेस में जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे रहेगी, ये कैसे इंश्योर किया गया था, बिकॉज द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो इस तरीके से सरकार को लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। पर अब राज्यों से डायरकी खत्म करके कहाँ कर दी गई, फेडरल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व में। तो इस तरह से ये जो प्रोविंसेस से डायरकी खत्म करके सेंटर में पहुंचा दी इन लोगों ने। और बाईकैमरलिज्म स्टेट्स में ला दिया। पहले बाईकैमरल बनाया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, अब क्या कर दिया कि बाईकैमरलिज्म ला दिया प्रोविंसेस में, 6 प्रोविंसेस में ला दिया था, 11 प्रोविंसेस में से, वो आप पीछे देख सकते हैं लेक्चर्स में। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और ज़्यादा डीप कर दिया, डिप्रेस्ड क्लासेस को देख करके, विमेन को देख करके और लेबर को यानी वर्कर्स को देख करके, सेपरेट इलेक्टोरेट। और आगे क्या हुआ, काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिला हुआ था काउंसिल 15 लोगों का, और उसको क्या है, एक टीम ऑफ एडवाइज़र दे दिया गया। तो वो 15 लोगों की जो काउंसिल थी 1858 में जो बनाई गई थी उसको ख़त्म कर दिया। फ्रेंचाइज को बढ़ा दिया गया, अब 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट मिल गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। और क्या हुआ, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ऑल्सो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। तो जो हमारा फेडरल यूपीएससी कह सकते हैं, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वो इसी के थ्रू आया, और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी रिकमेंडेशन इसी में आया, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी आया। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेटअप इन 1937। और एक फेडरल कोर्ट का भी प्रोविजन आया जो सेटअप की गई थी 1937 में। यही फेडरल कोर्ट वाले जो एम्प्लॉयज़ थे बाद में यही हमारे सुप्रीम कोर्ट में आए। और शुरू में सुप्रीम कोर्ट जो इनिशियली कुछ साल तक चला था, 10-15 साल तक, वो इसी के जो है कंपाउंड में चला था। इसके बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आ जाता है, वो हमने डिटेल में पढ़ ही लिया है। तो इस तरह से हम मोटा मोटा देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे ये लोग पहले जो है कंपनी को कंट्रोल करते थे, फिर इंडियन पब्लिक को डिवाइड एंड रूल के थ्रू कंट्रोल करने लगे। बट फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर और आईएनए जैसी गतिविधियां हुई, जिसके बाद में क्या हुआ, इनको राज़ी होना पड़ा कि इंडिया को हम अब स्वतंत्रता दे ही देते हैं, नहीं तो यहाँ पर। और फिर हिंदू मुस्लिम के भी राइट्स इतने ज़्यादा चल रहे थे कि इनको ये लगा इतने बड़े मसाकर के लिए हम लोग जो है ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल दुनिया हमको ठहराएगी, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और ख़ुद को निकलने से पहले भी इंडिया को कई सारी प्रॉब्लम्स दे गए, जैसे लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी,
और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन मानना हो इंडिया का माने, नहीं मानना हो नहीं माने। तो मतलब इंडिया जो है प्रॉब्लम्स में फंसा रहा है। फिर इंडिया को डिवाइड करके भी ये लोग यहाँ से गए, इसमें भी बहुत इनकी वर्किंग हो सकती है, इससे कोई मना नहीं कर सकता है। तो हमें ये पता है कि 3 जून को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया था 3 जून को नहीं, 20 फरवरी को 1947 को ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंट एटली, उसने बोल दिया था कि 30 जून 1948 को भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन भारत के हालातों को देखते हुए 3 जून 1947 को ही उन्होंने ये कह दिया कि भैया हम जो है 15 अगस्त को जो है sorry, there was some disruption, sorry, in my lecture. So 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, उसमें ब्रिटिश रूल एंड हो जाता है और 2 इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट्स 15 अगस्त 1947 से बन जाते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया इसके थ्रू कर दिया जाता है, जिसे हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन ने रखा था, और वायसराय का ऑफिस का कोई मतलब नहीं था, तो उसे अबॉलिश कर दिया जाता है और दोनों डोमिनियन को एक एक गवर्नर जनरल दे दिए जाते हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और अब जो है जो दोनों प्रोविंसेस को दोनों डोमिनियंस को गवर्नर जनरल, तो भारत में जो पहला गवर्नर जनरल होता है वो होता है माउंटबेटन। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनाई गई थी, वही एक तरीके से लेजिस्लेचर की तरह से काम करने लगी थी। उनको ये अधिकार दे दिया गया था कि भैया तुम चाहो तो 1935 वाला भी जो एक्ट है, चाहो तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट चलाओ, चाहो तो उसमें चेंजेस कर दो, चाहो तो अगर इंडिपेंडेंस एक्ट भी रिपील करना चाहो तो उसे भी रिपील कर लो, चाहो तो अपने देश को वापस गुलाम बनवा लो। मतलब उनको ही सारी पावर दे दी गई थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस का भी कोई मतलब नहीं रह गया था, तो वो भी अबॉलिश कर दिया गया और उसके फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दिए गए। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दे दी गई कि भाई तुम चाहो तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या फ्री रहो। ये भी एक पॉलिसी थी, क्योंकि 565 ऐसी रियासतें थीं, तो वो सारी अगर इंडिपेंडेंस की मांग करने लग जाती तो आज भारत कहीं होता ही नहीं। हालांकि अभी भी भारत जो है वो उस समय के भारत से बहुत छोटा है, और प्रेजेंट में भी हम देखते हैं बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स आ रहे हैं। बहुत सारे अलगाववादी संगठन यहाँ पर हैं जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, कोई बंगाल को, कोई नॉर्थ ईस्ट को। तो ये इस सब की जड़ें भी कहीं ना कहीं पीछे है। अब ब्रिटिश मोनार्क की उसने सारा अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से ले ली थी कि भाई ठीक है, अब मैं जो है इंडिया पर कोई मतलब जो भी वहाँ की गवर्नमेंट्स करेंगी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स ऑफ द स्टेट बना दिया, नॉमिनल हेड्स, मतलब जैसे आज भी गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं उसी तरह से। तो इस तरह से भारत जो है आज़ाद हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बन गए, उन्होंने सबको शपथ दिलाई, जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट वगैरह को। और फिर इस तरह से हमारी आगे हम ये देखेंगे इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट इंडिया की कैसे थी। वो एक कंप्लीट अलग से लेक्चर है। तो ये समरी थी जस्ट। थैंक यू।